मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने बड़े भाई साहब पाठ का अध्ययन किया था, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। पाठ में हम लोगों ने क्या देखा कि किस प्रकार बड़े भाई साहब ने अपने छोटे भाई को सही मार्ग पर चलने के लिए, उसका आदर्श बनने के लिए अपनी इच्छाओं को त्याग दिए थे, अपनी इच्छाओं का त्याग किए थे कि मेरा भाई सही रास्ते पर चले। तो बच्चों, हम लोगों ने पाठ पढ़ा, आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। और आप स्वयं से अपनी पुस्तक में कहानी एक बार बड़े भाई साहब का अध्ययन फिर से करेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग कहानी पढ़कर आएंगे, हम लोग क्लास में अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे, प्रश्न अभ्यास में कई तरह के प्रश्न दिए गए हैं, मौखिक, लिखित और 50 से 60 शब्दों में उत्तर, यानी विस्तृत जो प्रश्नोत्तर है, लघु, अति लघु और विस्तृत प्रश्नोत्तर दिया गया है। बच्चों, पहला आप अपने हाथ में पेंसिल लेंगे, मौखिक प्रश्नों के उत्तर अपने बुक में लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 पंक्तियों में लिखिए। देखिए, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? कथानायक की रुचि कौन था? कथानायक छोटा भाई। पाठ का बड़े भाई साहब पाठ में छोटा भाई जो था वो कथानायक था, लेखक। इनकी रुचि किन कार्यों में थी? तो कथानायक की रुचि खेलकूद में थी, मौका पाते ही हॉस्टल के बाहर चले जाते थे, कागज की पतंगे बनाकर और तितलियां बनाकर उड़ाया करते थे, और जब मौका मिलता था तो बच्चों के साथ बाहर मैदान में खेलने निकल जाते थे, यानी पढ़ाई में नहीं, खेल कूद, पतंग उड़ाने, इन सब चीज़ों में ज़्यादा थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? क्या पूछते थे? जब भी छोटे भाई खेल कर आते थे कहीं से, तो बड़े भाई का पहला प्रश्न यह होता था कि कहाँ थे। उनसे पूछते थे या सवाल करते थे कि कहाँ थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार जब देखे कि पास हो गए छोटे भाई, तो बड़े भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? कि दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? वो सोचे कि अब तो हम बिना पढ़े ही पास हो जाते हैं, और बड़े भाई साहब फेल हो गए, उनको अब हमें डांटने का अधिकार नहीं है, और हम अब स्वच्छंद हो गए, यानी स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। उसका आज़ादी का फायदा उठाने लगे कि बड़े भाई साहब के फेल होने का वो फायदा उठाने लगे। चौथा है, बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बड़े भाई साहब कितने बड़े थे? 5 साल बड़े थे, और वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब छोटे भाई से 5 साल बड़े थे और 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? चिड़ियों कौवे के पिक्चर चित्र बनाते थे, शेरो शायरी को, एक ही शायरी को बार बार लिखते थे, और अर्थहीन बातें किताब पर लिखा करते थे। तो बच्चों, ये मौखिक प्रश्न था। आप लिखित प्रश्न में देखेंगे, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? क्या क्या सोचा? टाइम टेबल बनाते समय खूब जी लगा कर पढ़ेंगे। अच्छा, अब तो जैसे आप लोग भी सोचते हो कि अब घर में डांट पड़ रही है, मम्मी पापा डांट रहे हैं, तो अब हम टाइम टेबल बनाएंगे और उसको उसी के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उसी तरह वो भी जब बड़े भाई की डांट सुनते हैं तो सोचते हैं अब हम टाइम टेबल बनाएंगे और उसी हिसाब से पढ़ेंगे, और टाइम टेबल में खेल का टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, लेकिन वह पहले दिन से ही उसकी अवहेलना करने लगते हैं और टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हैं, मस्ती करने लगते हैं। सेकंड है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? क्रोधित हो गया, और क्या कहें कि तुम्हें घमंड हो गया है कि तुम पास हो गए हो, खाली परीक्षा में पास होने से कुछ नहीं होता, असल चीज है क्या? बुद्धि का विकास। मैं तुमसे बड़ा हूं और तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। थर्ड क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? क्योंकि वो बड़े थे, बड़े भाई का बड़प्पन था,
कि वो सही मार्ग पर चलेंगे, तो उनका देख करके उनको उनका भाई जो है, छोटा भाई, उसका अनुसरण करेगा और वह भी अच्छा बनेगा और अपने कर्तव्य का पालन करते थे बड़े भाई साहब। नेक्स्ट 4, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? क्या सलाह देते थे कि अगर पढ़ाई करना है तो अच्छे से करो, और नहीं करना है तो क्या करो, घर गांव चले जाओ, क्योंकि यहाँ पढ़ाई मम्मी पापा अम्मा पापा का पैसा बर्बाद नहीं करना है, इसलिए घर चले जाओ और बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेलो, उनकी मेहनत की कमाई को यहाँ पर बर्बाद नहीं करो। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? क्या फायदा उठाया कि उनका अनुचित लाभ उठाया और पढ़ना लिखना बिल्कुल बंद कर दिया छोटे भाई ने, कि अब तो वो हमको डांटेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद फेल हो रहे हैं, 1 साल हुए 2 साल हुए, तो अब वो पतंगबाजी करने और एंजॉय पूरा आनंद लेने, बच्चों के साथ आनंद उड़ाने लगे। समझ में आया? लिखित और मौखिक प्रश्न मैं आपको रिटन वर्क दूंगी लिखने के लिए, लेकिन अभी हम लोग पाठ के प्रश्न को एक बार समझ लेते हैं, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर सुन करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, संक्षेप में मैं बता रही हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। बड़े भाई की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? नहीं, क्योंकि छोटा भाई सोचता है, अंत में देखिए कहानी के था ना लास्ट में, कि हो सकता हो बड़े भाई साहब की डांट फटकार ही आज हमको इस मुकाम तक पहुंचाई है, जो मैं हमेशा क्लास में अव्वल आता रहा हूँ, ये छोटा भाई स्वयं सोचता है। बड़े भाई साहब के में समूची शिक्षा के किन किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप अपने विचार से सहमत हैं? बड़े भाई साहब ने क्या कौन सी शिक्षा पर व्यंग किया है? कि विद्यार्थियों को अक्षर रटाए जाते हैं, समय की पाबंदी पर निबंध लिखने दो और लिखना है 4 पेज में, इस तरह करके आज के उस समय की शिक्षा पर उन्होंने व्यंग किया है। लेखक ऐसी शिक्षा को क्या बोलते थे कि ये समय का दुरुपयोग है, समय की बर्बादी है, और ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो है छात्रों पर अत्याचार करती है। नेक्स्ट देखिए 50 से 60 शब्दों में तीसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? कैसे आती है? बड़े भाई साहब बार बार क्या बोलते हैं? किताबी ज्ञान मतलब कुछ नहीं, जीवन की समझ हमको कैसे आती है? अनुभव से आती है। उन्होंने अपने अम्मा दादा का उदाहरण दिया, अपने मास्टर जी का उदाहरण दिया, और कई उदाहरण देखे उन्होंने समझाया कि देखो अम्मा दादा हम लोग से कम पढ़े लिखे थे, लेकिन जीवन का अनुभव था, इसलिए वो अपने घर को अच्छे से चला लेते रहे, अपने बड़े परिवार को भी कम पैसों में अच्छे से चला लिए। और मैं तुमसे बड़ा हूँ, चाहे तुम मेरे साथ क्लास में आ जाओ, चाहे कक्षा में आगे भी निकल जाओ, लेकिन मैं बड़ा ही रहूँगा और तुमसे ज़्यादा अनुभव मेरे पास है। इसलिए बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ किससे आती है? अनुभव से आती है। छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? क्या बड़ा भाई क्या समझा? उनके लिए त्याग किया, उसके महत्व को, त्याग के महत्व को समझा, क्योंकि उन्होंने जिंदगी की सच्चाइयों से एहसास कराया कि मेरा भी मन बच्चे का है, लेकिन मैं तुमको अच्छे राह पर लाने के लिए, सही मार्गदर्शन करने के लिए मैंने अपनी इच्छाओं को क्या किया? दबाया, कि मेरा छोटा भाई हमारा अनुसरण करेगा, तो ऐसे मार्ग पर हम चलें कि मेरा छोटा भाई अच्छा निकले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग पढ़े थे। अब 5 बड़े भाई साहब की विशेषताएं। बड़े भाई साहब, मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को लेसन पढ़ाया था कि बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब के बारे में बताया था। बड़े भाई साहब कैसे थे? उपदेशक थे, मेहनती थे, दिन रात पढ़ते थे, चाहे वो पास होते ना होते वो अलग की बात है, लेकिन दिन रात वो मेहनत करते थे। वो भाग्य के भरोसे नहीं, वो मेहनत के भरोसे रहते थे। ठीक है, और वो कहते थे कि कोई भी चीज़ जो है नींव मजबूत होनी चाहिए,
इसलिए वो कहते थे एक क्लास में भले कक्षा 3 क्लास फेल हो जाए और आराम से पढ़े, लेकिन नींव जो मजबूत होगी तभी उस पर अच्छा मकान तैयार होगा। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में किसे और क्यों महत्वपूर्ण बताया। वही प्रश्न का उत्तर हुआ कि जिंदगी का अनुभव को महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि किताबी ज्ञान से कोई आज तक महान नहीं हुआ है। जिंदगी का अनुभव ही असली होता है, और जिंदगी के अनुभव में जो जिसके पास जितना ज़्यादा अनुभव होता है वह अपने जीवन में उतना ज़्यादा ही सफल होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है। किन अंशों से पता चलता है कि छोटा भाई बड़ा भाई का आदर करता है। जब उनकी किताबों को देखता है कि ये सब लिखे, चिड़िया कौवा बनाए हैं, याद शेर और शायरी लिखे हैं, तो उसके मन में आता है ना, छोटे भाई के मन में, कि अरे भाई साहब लिखे हैं, उतना ज़्यादा पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है। और जब वो डांटते हैं तो कहता है कि उनके हुक्म या उनके डांट को मैं अपना जो कानून है उसको शालीनता में उसको स्वीकार करते हैं। और जब डांटते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरे भाई हैं, बड़े भाई साहब हैं, मेरे हित के लिए डांट रहे हैं, मेरे भलाई के लिए डांट रहे हैं। यह सुन करके, उनके डांट को भी सुन करके भी उनका जवाब नहीं देते थे। कौन? छोटा भाई बड़े भाई का जवाब नहीं देते थे। भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। दूसरा है ख, वही भाई साहब बोलते हैं मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा बड़ा रहूंगा, चाहे तुम मेरे क्लास से कक्षा से आगे भी निकल जाओ तो भी अनुभव में तुमसे ज़्यादा अनुभवी रहूंगा मैं, और मुझे जीवन का तुमसे ज़्यादा अनुभव है। भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। देखिए बच्चा है मतलब भाई साहब भी अपनी इच्छाओं को दबा के रखे थे। किसके लिए? अपने छोटे भाई को आदर्श बनने के लिए, उनका मार्गदर्शक बनने के लिए अपनी इच्छाओं को दबा के रखे थे। और उनके मन में भी एक बच्चा है। जब वो पतंग कट के ऊपर जाती है तो उसको देखते हैं कटते हुए, तो उछल करके वो कूद करके उसको पकड़ लेते हैं, उसकी डोर पकड़ लेते हैं, और उनके पीछे पीछे छोटा भाई बेतहाशा दोनों लोग भाई लोग हॉस्टल की तरफ दौड़े जाते हैं। इससे समझ में आया कि बड़े भाई के मन में भी एक बच्चा है। भाई साहब लेखक का भला चाहते हैं। भाई साहब लेखक का भला चाहते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। भाई साहब लेखक का भला चाहते हैं यानी छोटे भाई का, इसीलिए अपनी इच्छाओं को दबाते हैं और स्वयं दिन रात पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते हैं कि मुझे देख करके मेरा छोटा भाई भी हमेशा पढ़ेगा, मेरे को मेहनत करते हुए देखकर वह भी पढ़ेगा। और बोलते हैं कि मैं इतना मेहनत करता हूँ फिर भी फेल हो जाता हूँ, बार बार यही बोलते हैं, तो तुम कैसे समझ लेते हो कि तुम खेल कूद के आगे निकल जाओगे। इसलिए जीवन में जो मेहनत करता है वही पास होता है। और पढ़ाई करो, मेरा भी मन ललचाता है कि पतंग उड़ाएं, क्रिकेट खेलें, लेकिन मैं अपनी इच्छाओं को त्याग देता हूँ और अपना कर्तव्य है मेरे सिर पे, मेरा छोटा भाई मेरे सामने है, उसको अच्छे मार्ग पर लाने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए मैं इन सब चीज़ों का त्याग कर दिया हूँ। क्लियर? निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। इम्तहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। वही कि बड़े बार बार बोलते हैं कि आगे हमसे क्लास में चले जाओगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो गए। जब भी रहूँगा मैं ही बुद्धिमान कहलाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और तुमसे ज़्यादा अनुभवी हूँ। तो अनुभव ज्ञान को ही महत्व दिया है। सेकंड देखिए, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। लेखक बोलते इतना डांट हमें पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम जो है चाहते थे कि ना खेलने जाए, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था और हम उनकी बात को अनसुना करके जो है खेलने निकल जाते थे। सोचते रहे कि भाई साहब की बहुत होगा, डांट फटकार सुनेंगे लेकिन खेल तो लेंगे, जो उनका मन इच्छा होती थी उसको दबा नहीं पाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। थर्ड देखिए, लेखक चाहते हैं कि जो भी ज्ञान मिले वह टिकाऊ हो,
उनके काम आए, अर्थात जीवन में अनुभव के रूप में मिले। क्योंकि जब नींव मजबूत होगी तो उस पर मकान भी अच्छा बनेगा। इसलिए भाई साहब अपने पास होने की चिंता नहीं रहती है, वो सोचते हैं कि जब हम एक दर्जा से दूसरे दर्जे में जाएं तो हम पूरा अच्छे से ज्ञान प्राप्त करके ही आगे बढ़ें। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से विरक्त मन से निकल गई। वही जो पतंग कट के आती है नीचे धीरे धीरे। यहाँ पतंग की तुलना लेखक ने किससे किया है? आत्मा से किया, जो स्वर्ग से स्वच्छंद और सुख भरा जीवन छोड़कर, स्वर्ग से जब आत्मा आती है तो अपना सुखी जीवन छोड़ करके सांसारिक मोह माया में आती है। उसी तरह धीरे धीरे अनमने मन से, यानी बिना मन से पतंग कट के नीचे, बिना मन से, विरक्त मन से पतंग नीचे आ रही थी और पतंग लूट कर उस बच्चे उसमें फिर नई डोर बांध कर उड़ाते हैं और उसी को दिखाता है। देखिए, भाषा अध्ययन निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। नसीहत देना, आज नसीहत देना आप खुद से लिखेंगे। देखिए अपनी बुक में, नसीहत देना मतलब शिक्षा देना, उपदेश देना। नसीहत देना पर्यायवाची पहला है। पहले का नसीहत देने का, शिक्षा देना, और किसी को नसीहत देना, उपदेश देना, उपदेश देना। ठीक है। नेक्स्ट है रोष। रोष, रोष मतलब गुस्सा होना, क्रोध, क्रोध आना। रोष का मतलब क्रोध और गुस्सा होना। थर्ड है आजादी। आजादी का क्या होगा? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, और क्या होगा? स्वच्छंदता। स्वच्छंदता। नेक्स्ट है राजा, नृप, नरेश। दो दो पर्यायवाची लिख रही हूँ, आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे साइड में। ताजुब, ताजुब हो गया। ताजुब का मतलब क्या होता है? फिफ्थ है ताजुब, अचरज हो जाना, आश्चर्य हो जाना, अचरज। तो बोलते हैं ना ताजुब हो गया, हमें ये देख करके ताजुब हो गया, यानी अचरज हो गया, हमको आश्चर्य हो गया, देख करके हैरान हो गए हम देख करके, इसका मतलब ये होगा। निम्नलिखित देखिए, फिर सेकंड क्वेश्चन है, प्रेमचंद की भाषा बहुत पैनी और मुहावरेदार है, इसलिए इनकी कहानियां रोचक और प्रभाव। मुहावरेदार है यानी कहानी में हर जगह मुहावरे का प्रयोग किया है। इस कहानी में आप देखेंगे कि हर अनुच्छेद में 2-3 मुहावरों का प्रयोग किया है। तो मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। ठीक है, पहाड़ था। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी लगती बातें कहते, सुक्ति बाण चलाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते। ठीक है, ये सारे प्रश्न हैं, इसका आपको लिखना है कि सुक्ति बाण मतलब ऐसी कटु शब्द सुनाते हैं, लगती बातें जो उनको दिल से लग जाती। ठीक है, जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, अत्यधिक दुखी होना, जानलेवा यानी अपने को जान को खतरा, ऐसा टाइम टेबल बना देना। ठीक है, तो ये आप जो है इसको मैं आपको दूंगी रिटन, इसको आप कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। सिर पर नंगी तलवार लटकना। नंगी तलवार लटकना मतलब आप केवल इसका अर्थ लिखिए और वाक्य स्वयं बनाएंगे। खतरा मंडराना, नंगी तलवार लटकना मतलब खतरा मंडराना। सिर पर नंगी तलवार लटकना, खतरा मंडराना। आड़े हाथों लेना यानी किसी को डांटना, डांटना या खरी कोठी सुनाना, आड़े हाथ लेना। अर्थ मैं बता रही हूँ। अंधे के हाथों बटेर लगना, यानी मैं बताई ना कि बिना परिश्रम किए कोई वस्तु प्राप्त हो जाना। लोहे की चने चबाना, बड़ी मुश्किलों का सामना करना। लोहे के चने चबाना यानी बहुत कठिनाई का सामना करना। लोहे के चने, लोग कहते हैं ना लोहे का चने चबाओगे तो बहुत कठिनाई का सामना करोगे। दांतों पसीना आना, हालत खराब होना यानी बहुत कठिनाई होना। ऐरा गहरा नत्थु कहना,
मतलब कोई फालतू चलता फिरता आदमी, बुद्धू। अरा गरा नत्थु खैरा मीन्स बुद्धू, बेवकूफ आदमी। आप ये सारे मुहावरे अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में मुहावरे वगैरह आपके पोर्शन में है, तो इसी में से बुक में से ही एनसीईआरटी बुक से ही एक्सरसाइज दिया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम देशी विदेशी शब्दों को लिखिए। तद्भव तत्सम ये जन्म सिद्ध, आंख, दाल भात, पोजीशन, ये सबको अलग करना है कि तत्सम कौन है संस्कृत के, तद्भव कौन है जो हिंदी के हैं, और देशज जो देश में है, आगत मतलब दूसरे देश से आए हुए, और उर्दू के शब्द जो हैं, आगत शब्द में कौन से अंग्रेजी के शब्द होते हैं, उर्दू के, फारसी के, सारे शब्द जो है आगत शब्द के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए इसको भी आपको मैं पूरा लिख के दे दूंगी। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, आप अच्छे से देखेंगे। जैसे जान, चेष्टा, सुक्ति, बाण, आधिपत्य, प्रातः काल, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत के जो शब्द हैं। और तद्भव शब्द है आंख फोड़, जानलेवा, भाई भाई साहब, निपुण, ये सब जो है तद्भव शब्द है। चेष्टा, ये सारे शब्द जो है तद्भव है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, क्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिस वाक्य में जिसमें कर्म की अपेक्षा होती है वो सकर्मक होती है, और जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं रहती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सी क्रिया सकर्मक या अकर्मक है, लिखिए। देखिए आपको सकर्मक अकर्मक लिखना। पहला देखिए, उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ना, किसी चीज को पकड़ना, तो सकर्मक हो गया। ख, चोरों, फिर चोरों सा जीवन कटने लगा, सकर्मक, इसको भी सकर्मक लिखेंगे। ग, क्वेश्चन नंबर 4 का, एक्सरसाइज 4 का देखिए, ग, शैतान का हाल भी पढ़ा होगा। शैतान का हाल भी पढ़ा होगा, क्या होगा, सकर्मक। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, आंसू बहाना अकर्मक। समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखना, लिखो, सकर्मक। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, अकर्मक। एक प्रत्यय लगाकर लिखिए, विचार, इतिहास। देखिए ये मैं आपको यहाँ लिख दे रही हूँ, लिखने में गलत होगा। एक्सरसाइज नंबर 5। ठीक है। विचार, वैचारिक, विचार का वैचारिक। ठीक है। एक प्रत्यय लगाकर, एक प्रत्यय, वैचारिक, ऐतिहासिक, इतिहास का, ऐतिहासिक, एक प्रत्यय लगा के कंप्लीट करना है। संसार का सांसारिक, फिर दिन का, दिन किससे बना है, दैनिक जो है दिन से बना है, दैनिक। उसके बाद नीति का नैतिक, एक। देखिए प्रयोग का प्रायोगिक, प्रायोगिक, और आधिकारिक, अधिकार का आधिकारिक, आधिकारिक। ये आप एक्सरसाइज नंबर 5 है, एक प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। योगिता विस्तार में प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं, आप लेके चाहे तो पढ़ सकते हैं, अगर और भी कहानियों को पढ़ना चाहें, क्योंकि प्रेमचंद की जो भी कहानियां हैं अत्यधिक रोचक हैं। शिक्षा रतन विद्या नहीं है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। हम लोग क्लास में रहेंगे तो इस पर परिचर्चा करेंगे। क्या पढ़ाई और खेल कूद साथ साथ चल सकते हैं, कक्षा में इस विषय पर वाद विवाद कीजिए। क्या परीक्षा पास कर लेना ही योग्यता का आधार है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो हम लोग कक्षा में नहीं है बच्चों, जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग जब रिवीजन करेंगे या पाठ को पुनः देखेंगे तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। हमने आपको सभी अभ्यास प्रश्नों को
हल करा दिया है बच्चों। मैं इसका पीडीएफ बना के दूंगी प्रश्नोत्तर। आप लेखक परिचय, शब्दार्थ जैसे अभी तक लिखते थे, और सभी मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और 50 से 60 शब्दों में जो भी प्रश्न या एक्स्ट्रा मैं अलग से जो प्रश्न दूंगी, अतिरिक्त प्रश्न भी, उसको भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और कॉपी कंप्लीट करेंगे। हमारी स्पर्श की कॉपी में पहला पाठ गद्य खंड का बड़े भाई साहब आज कंप्लीट हो गया। तो बच्चों हम लोग ग्रामर से एक लेसन पढ़ लिए, पदबंध। आज हम लोगों ने स्पर्श का बड़े भाई साहब पाठ 1 कंप्लीट कर लिया। आप इसके प्रश्नोत्तर मैं भेजूंगी, लिखकर पूर्ण करेंगे। अगली क्लास में हम लोग कबीर की साखी का अध्ययन करेंगे। आप लोग पढ़ के आइएगा कबीर दास का जीवन परिचय। मैं आपको अगली क्लास में कबीर दास का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।